अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है मंगोलों को भगाने के लिए, तो अकबर को जाना जाता है उसकी नीतियों के लिए। ये नाम है उन लोगों के जिन्होंने कुछ ढंग के फैसले किए थे, नीतियां बनाई थी। लेकिन दिल्ली के इतिहास में एक ऐसा सुल्तान भी आया जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड भी था। ये वो सुल्तान था जिसने जो भी फैसला लिया वो उल्टा पड़ गया। उसकी कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि दुनिया का सबसे सही फैसला सिर्फ इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि वो सबसे सही फैसला इस सुल्तान ने लिया है। ये सुल्तान कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे उसकी प्रजा पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहती थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के लिए गए सबसे बेकार फैसलों की कहानी सुनाऊंगा, जो सुनने में तो बहुत अच्छे थे लेकिन एक भी कामयाब नहीं हुए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 14वीं सदी में तुगलक गद्दी पर बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का दूसरा सुल्तान था। कहा जाता है कि वो अपने ही पिता गयासुद्दीन को मारकर गद्दी पर बैठा था। तुगलक को जूना खान भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को फारसी और अरबी दोनों भाषाएं आती थी। उसे मैथ्स भी आती थी और एस्ट्रोनॉमी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। मेडिसिन के साथ साथ फिलॉसफी पर भी उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। यही नहीं, वो एक अच्छा मिलिट्री कमांडर भी था जिसने दक्षिण में दक्कन तक के एरिया तक अपना विजय अभियान चलाया था। इसके साथ ही उसने सबके लिए कानून बराबर कर दिए थे। हिंदू हो या मुस्लिम, उसके राज्य में गुनाह करने वालों को एक ही तरह की सजा मिलती थी। इस तरह इन सारी क्वालिटीज वाला तुगलक जब सुल्तान बना तो पहले तो जनता ने उसे सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसे फैसले लिए कि जनता ने अपना ही सिर पीट लिया। उसके टाइम के इतिहासकार, चाहे जियाउद्दीन बर्नी हो, शेख अहमद सरहिंदी हो या बाद में बदाऊनी जैसे इतिहासकार हों, उन सब ने उसे अधर्मी भी कहा और जनता ने उसे पागल राजा कह दिया। लेकिन सवाल है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे कौन से फैसले लिए थे। साल 1325 में जब वो सुल्तान बना तो उसने सबसे पहले दोआब के एरिया में, यानी कि गंगा यमुना दोआब और दक्षिण में तुंगभद्रा दोआब में टैक्सेस को 50% तक बढ़ा दिया। यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, लेकिन दोआब में तुगलक का टैक्स बढ़ाना लोगों को खल गया, क्योंकि इस बढ़े हुए टैक्स से लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं रह गया था। ऊपर से जिस साल टैक्स बढ़ाया गया उसी साल देश में अकाल पड़ा बड़े पैमाने पर। इस अकाल की वजह से दोआब के एरिया में विद्रोह शुरू होने लगे और लोगों ने कर देने से मना कर दिया। बदले में तुगलक को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उसने टैक्स भी कम कर दिए और लोगों को सस्ते लोन भी दिए ताकि खेती फिर से पटरी पर आ पाए। इसी के लिए उसने दीवाने कोही की स्थापना कराई थी। ये एक तरह का डिपार्टमेंट हुआ करता था। लेकिन तब तक लोगों के मन में तुगलक के खिलाफ विद्रोह की भावना जाग चुकी थी। इसके बाद जब अकाल पड़ा तो सुल्तान ने लैंड रिफॉर्म पर ध्यान दिया। उसने अपने पूरे साम्राज्य की जमीन की नपाई कराई ताकि उसे पता चल पाए कि कितने हिस्से में खेती होती है और कितने हिस्से में खेती नहीं होती। लेकिन उसका यह फैसला भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि तुगलकों के इतने बड़े साम्राज्य की जमीन नपाई में खूब खर्च और खूब करप्शन हुआ और ये रिफॉर्म भी फेल हो गया। और इस जमाने में इस फेलियर की कीमत करीब 70 लाख रुपए थी। साल 1327 में उसने फिर एक अजीब सा फैसला लिया। तुगलक को अचानक ख्याल आया कि दिल्ली पर बैठे बैठे वो दक्षिण के अपने राज्यों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो साउथ के बेहद करीब अपनी राजधानी बनाएगा। इसके लिए उसने जगह भी चुन ली। महाराष्ट्र में देवगिरी शहर का नाम उसने बदलकर दौलताबाद किया और उसे अपनी राजधानी बनाने की सोची। तुगलक को लगा था कि दिल्ली से राजधानी हटाकर वो कुछ दिनों के लिए अपने आलोचकों को चुप करा सकेगा जो उसे पागल समझते थे। और मंगोल, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर तो रोक लिया था, उनके हमले का खतरा अभी भी टला नहीं था। इसलिए उसे लगा कि अगर वो दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट करेगा तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने लगेंगे। लेकिन तुगलक से 3 निशाने लगने तो छोड़ो, उसका धनुष भी इस फैसले से टूट गया। जब उसने राजधानी को शिफ्ट करने का आदेश दिया तो अपने साथ साथ वो दिल्ली के लोगों को भी लेकर जाने लगा। लोगों को तो जाने दीजिए, अपने साथ कुत्ते बिल्ली भी लेकर गया। जिन लोगों का शायद दौलताबाद में कोई काम नहीं था उनको लेकर भी वो यहाँ से गया, जैसे कि बूढ़े और अपाहिज लोग। अब 1500 किलोमीटर की दूरी पर अगर इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होगा तो अच्छा खासा खर्च होगा। फिर एक बड़े पैमाने पर यानी कि पैसे की बर्बादी हुई। लेकिन दक्षिण भारत की अथाह संपत्ति ने शायद उसे अंधा बना दिया था। करीब 7 साल तक दौलताबाद में रहने पर उसे समझ आया कि जैसे वो दिल्ली में रहकर साउथ को संभाल पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, वैसे ही वो साउथ में रहकर दिल्ली को भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इस ख्याल के साथ पता है उसने क्या किया? फिर एक बार गाजे बाजे के साथ दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया। इस सनक भरे फैसले के बाद जनता को लग गया कि उसके सुल्तान के साथ कुछ तो दिक्कत है।
इसी वजह से साउथ में बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य भी अस्तित्व में आए, जिनकी वजह से तुगलकों की दक्षिण में ताकत बेहद कम हो गई। इस तरह से जिन उम्मीदों से जनता ने अपने सुल्तान को देखा था, उससे उलट वो उनकी नज़रों में धीरे धीरे सनकी बनता जा रहा था। उसके फैसले कुछ ऐसे थे। अब अभी इस फैसले पर मोहम्मद बिन तुगलक की थू हो ही रही थी कि उसने एक और ऐसा फैसला किया जो कि था तो दूरगामी, लेकिन जिस तरह से तुगलक ने इसे लागू किया, आपको भी लगेगा कि यह फैसला दूर ही रहता तो अच्छा था। हुआ यह कि उसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई। सांकेतिक मुद्रा यानी कि जिसके मेटल का प्राइस उसमें लिखे नंबर से कम हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए का नोट, इसके बनाने में पैसे कम खर्च होंगे, लेकिन क्योंकि इस पर 50 रुपए भारत सरकार ने लिखवाए हैं और धारक को देने का वचन आरबीआई ने दिया है, इसलिए इस नोट की कीमत, कागज की कीमत 50 रुपए होती है। तुगलक ने भी ऐसे ही सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, जिनको दोकनी सिक्के कहा जाता था। राज्य में सोने चांदी की कमी थी, इसलिए उसने बड़े पैमाने पर तांबे के सिक्के चलाए। जियाउद्दीन बर्नी का मानना था कि अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और दौलताबाद और अकाल की वजह से जो पैसे खर्च हुए थे, उनसे खजाना कम हो गया था और उसकी वजह से उसने ऐसे सिक्के चलाए थे। और ये फैसला उसने ऐसे ही नहीं ले लिया। चीन और ईरान को देखकर उसने फैसला लिया था, जहां पर सांकेतिक मुद्रा काफी सफल रही थी। लेकिन यहां पर उसके फैसले का उल्टा असर पड़ गया। सरकार ने फैसला तो ले लिया था, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे जिससे कि नकली सिक्कों पर लगाम लगाई जा सके। इसी वजह से लोगों ने अपने घरों में टकसाल बनानी शुरू कर दी। सिक्कों को ढालने पर कोई कंट्रोल था नहीं, तो लोगों ने अपनी मनमर्जी से खूब सिक्के छापे और एक बार फिर मोहम्मद बिन तुगलक को मुंह की खानी पड़ी। उसका एक फैसला फिर से फेल हो गया। इस फैसले के चक्कर में उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद होते होते बची। उसके इन्हीं फैसलों की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा गया और रही सही कसर उसके 2 और फैसलों ने पूरी कर दी। हुआ ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान के इलाके को जीतने के लिए करीब 3.5 लाख की सेना तैयार की और उनकी 1 साल की पेमेंट एडवांस में कर दी। अब उसे पूरा यकीन था कि जंग होकर रहेगी, लेकिन फिर खुरासान ने जंग के बदले समझौता कर लिया। इस वजह से उसने करोड़ों रुपए इस अभियान के लिए बहा दिए, जहां सेना का कोई काम ही नहीं था। ठीक ऐसे ही उसने कुमाऊं के एरिया में कराचिल के जंगल पड़ते थे, वहां पर अपने सुल्तान खुसरो मलिक को भेजा, जिससे कि वो पहाड़ी के राजाओं को हरा सके। लेकिन उसकी ये योजना भी कामयाब नहीं हो पाई। इब्न बतूता के अनुसार आखिर में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर भी पूरी तरह से फेल हुआ। उसकी इस तरह की नीतियों की वजह से ही मोहम्मद बिन तुगलक के काल में खूब विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा यानी कि करीब 27 विद्रोह उसके टाइम पर ही हुए। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से टूट कर बने, अथाह पैसों की बर्बादी हुई और आखिरकार में सिंध में एक विद्रोह को दबाने के चक्कर में साल 1351 में उसकी मौत हो गई। इस तरह से उसके तुगलकी फरमानों का दौर भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद बिन तुगलक की और उसके उन फैसलों की जिनको लेकर उसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।